टॉपिक है आपका, वो है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी। अब कॉस्ट सबसे पहले चीज आती है चैप्टर से पहले हमने पढ़ा है प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, अभी आता है कॉस्ट आपका। किसको कहते हैं कॉस्ट, क्या होती है? कॉस्ट निकलती है प्रोडक्ट को बनाने में। कॉस्ट का मतलब होता है कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस उससे इनकर्ड होते हैं, जो हमारे खर्चा हमने किया है उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कौन, कंपनी, प्रोडक्शन, जो भी आपका पैसा लगाती है उसके ऊपर बनाने के लिए, उसको दैट इज नोन एज कॉस्ट। कई कई कॉस्ट आपकी डायरेक्ट होती हैं, कुछ कॉस्ट आपकी इनडायरेक्ट भी होती है ना, ऐसे अकाउंट्स में। इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर। कौन लगा रहा है? प्रोड्यूसर या ओनर, कुछ भी कह सकते हैं, जो चीज को बना रहा है आपका, है ना। किन पे? ऑन द फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स। ठीक है, जो भी एक प्रोड्यूसर ने खर्चा किया है फैक्टर इनपुट पे या नॉन फैक्टर इनपुट पे, जरूरी नहीं हर चीज बनाने में ही काम है, बनाने के अलावा भी इंडर खर्चे कई सारे होते हैं, तो कई फैक्टर आपके नॉन फैक्टर भी होते हैं आपके। तो उन दोनों पे जो पैसा खर्च करता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। ये चैप्टर इसी बारे में है कि भी कितने टाइप्स की कॉस्ट होती हैं, है ना, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है। इसका आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है एक आपको, तो इसमें पूरा आपको बताया कि क्या क्या टाइप्स ऑफ कॉस्ट हैं, क्या क्या लगेगी। हाँ, बट हम जो भी इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं वो सारा हमारा जो कंसेप्ट है वो कौन सा है, शॉर्ट रन। हम जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो शॉर्ट रन में कर रहे हैं। शॉर्ट रन का मतलब होता है शॉर्ट टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आती है बात फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं हमारे? 4। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 आपके प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं जिनकी बिना आपकी प्रोडक्शन नहीं हो सकती। इसमें क्या क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, और चौथी चीज क्या होती है आपकी, एंटरप्रेन्योर, या हम ओनर कह सकते हैं। इनके बिना आपका प्रोडक्शन होना इम्पॉसिबल है। आपका कुछ भी चीज मिसिंग हो गई, बिना लैंड के मशीनरीज कहाँ रखोगे, है ना। लेबर, बिना लेबर के काम कौन करेगा, आप खुद तो करोगे नहीं। कैपिटल, इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ना, और ओनर जो सबको मैनेज करेगा चीजों को आपका। तो ये 4 आपके क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है आपके। माइक्रो में भी यही होते हैं, मैक्रो में भी यही होते हैं, प्रोडक्शन के जो मेन कारण आपके। इनके अलावा जो इनपुट्स हम और लगाते हैं उनको बोलते हैं नॉन फैक्टर इनपुट। ये तो कौन से हैं, फैक्टर इनपुट्स आपके, जो काम कर रहे हैं इनके बदले में पैसा भी आ रहा है। नॉन फैक्टर होता है कहीं और पैसा लगाया हमने, जहां से मतलब हमें कुछ एक्सपेंसिव पे करने पड़ रहे हैं, जहां से कुछ आया ना, वो बोलते हैं नॉन फैक्टर। क्लियर है यहाँ तक? ये पहली चीज आपकी भी कॉस्ट क्या होती है, और हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होते हैं आपके, है ना। बस आके मील कर लेते हैं। लैंड को हम क्या पे करते हैं, रेंट। लेबर को हम क्या पे करते हैं, वेजेस, या अगर एम्प्लॉय है तो सैलरीज पे करेंगे उन्हें। कैपिटल वाले को क्या पे करते हैं, ब्याज, जिसको क्या कहा जाता है, इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है आपका, प्रॉफिट, जिस चीज के लिए वो काम कर रहा है। इनको हम फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट्स भी कहते हैं, कि ये जो फैक्टर लगाए हैं इनके बदले में जो हमने पैसा दिए, तो ये सब हमारी कॉस्ट ही तो है। ऑल ऑफ दीज आर कॉस्ट ना। रेंट पे कर रहा हूँ, कॉस्ट है। वेजेस पे कर रहा हूँ, खर्चा है। इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, ये भी खर्चा है। जो प्रॉफिट दे रहे हैं ओनर को, वो भी क्या है, आपके तो खर्चा ही है सारा आपका। तो यही आपकी हमारी सब कॉस्ट होती हैं। इन्हीं को हम डिफाइन करेंगे, कॉस्ट किस किस टाइप्स की होती है, क्या क्या इसमें कॉस्ट होती है। पूरे चैप्टर में आपको यही बताया गया है, कॉस्ट कितनी प्रकार की मतलब आपकी हैं, और कौन कौन सी कॉस्ट आपकी फैक्टर्स में काम आती है, मतलब प्रोडक्शन में काम आती है बेसिकली। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें ना एक चीज और आती है कि भी कई बार एक क्वेश्चन राइज होता है कि भी हम कॉस्ट को फाइंड आउट क्यों कर रहे हैं, हमें क्या जरूरी है कॉस्ट को निकालने में, क्यों क्यों निकाल रहे हैं। कोई कुछ तो मतलब होगा ना, ये चैप्टर बनाया उन्होंने आपको कि कॉस्ट क्यों क्यों जरूरी है, निकालना तो रेवेन्यू चाहिए हमें। और कुछ एक, हाँ कितना प्रॉफिट हुआ है, बिल्कुल सही। कॉस्ट हम इसलिए मैनेज कर रहे हैं क्योंकि कई खर्चे तो हमारे हाथ में नहीं है। बाहर से ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ गई, लेबर ने वेजेस बढ़ा दी, उसको नहीं कर सकते, हमें तो इतना भी काम करके दे, है ना। रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ गया। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं इसकी, मार्कर की आपकी, अगर मैं इसको प्रोड्यूस कर रहा हूं, है ना, तो मुझे पता होना चाहिए मुझे इसमें पैसा कितना लग रहा है।
कल को मेरे को कोई आ जाए बड़ा ऑर्डर की मुझे कहे यार मुझे तो 1 लाख मार्कर चाहिए कि मुझे तो इस रेट पे दे दो, तो मुझे पता होना चाहिए ना मेरा खर्चा कितना हुआ उसके ऊपर, ताकि उस हिसाब से मैं देख सकूं कि उसको मैं दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ उतने चीज में। तो नहीं है मतलब मेरे को चीज पड़ रही है 20 रुपए की, मुझे किसने कहा 1 लाख यूनिट दे दो 15 रुपए के हिसाब से, मैं कह रहा हूँ यार 15 लाख आ गए, अरे 15 लाख क्यों आए, मेरे पास तो बल्कि चला गया। 20 की चीज मैंने कितने में दे दी, 15 में दे दी, मतलब 20 की तो मुझे पड़ रही थी बनाने में, उसको हमने उसको कितने में दे दिया, 15 में। अगर मुझे अपनी कॉस्ट नहीं पता होती तो मुझे पता नहीं लगता कि मुझे लॉस हो रहा है आपका। तो कॉस्ट आपकी इन चीजों के लिए निकाली जाती है, क्या क्या हमारे खर्चे हैं, कुछ कंट्रोलेबल होते हैं, कुछ आपके नॉन कंट्रोलेबल भी होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद दो इसमें डेफिनेशन, मतलब दो चीज आती है कॉस्ट में आपकी, एक होती है आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक हमारी होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब ये दोनों में बड़ा डिफरेंस है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसका आपको एग्जाम में आता ही आता है, चाहे 2 नंबर का है चाहे 3 नंबर का है, मोस्टली, या एमसीक्यू में आ सकता है आपको। ये भी है क्या, एक्सप्लिसिट कॉस्ट आपकी होती है मतलब कि जो आप पैसा पे कर रहे हो बाहर वालों को। मैंने बिजनेस शुरू किया, ठीक है जी, मैं कह रहा हूं मैंने पैसा क्या, मैं रेंट पे कर रहा हूं, मैं ये खरीद के लाया, तो ये सब क्या है आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मतलब जो हमने कॉस्ट किसको पे की है, बाहर वालों को आपका। जो हमने चीजों को चाहे परचेज किया है, चाहे रेंट पे लिया है, चाहे कुछ भी किया है, वो जो हम खर्चा पे कर रहे हैं आउटसाइडर्स को, वो हमारा क्या होता है, आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है आपकी। क्लियर होगी, मतलब एक्सपेंसेस जो हम इनकर्ड कर रहे हैं किनके ऊपर, फ्रॉम द मार्केट, जो मार्केट से हमने चीजें चाहे परचेज की हैं, चाहे लीज पे ली हैं, चाहे रेंट पे ली हैं, जो भी ली हैं, वो जो खर्चा आपका है दैट इज नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्लियर है। इसको डिफरेंस फॉर्म में करते हैं एक मिनट। मतलब बेसिकली कॉस्ट इनकर्ड या बाय गिविंग टू द मार्केट, मतलब मार्केट से जो आप सामान खरीद के लाए हो, वो जो खर्चा उनको पे करके आए हो, वो क्या कहलाती है आपकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट। क्लियर है। अब दूसरा बिल्कुल इसका उल्टा होगा, ये कौन सा होता है, अब मैं कहूं मेरे पास ऑलरेडी बोर्ड था, है ना, काम करने के लिए लाइट्स वगैरह थी, मैंने ऑलरेडी मेरे पास सी पहले से आपके, तो वो आपकी क्या हुई इनपुट कॉस्ट, मतलब जो मैंने अपने सेल्फ ओन्ड इनपुट्स लगाए, क्या लगाए, सेल्फ ओन्ड, जिनको मैंने पहले से ओन किया हुआ था। एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन दोनों के बीच में है। मैं कहूं मैं बोर्ड खरीद के लाया हूं काम के लिए, तो वो कौन सी कॉस्ट हुई, एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट, क्योंकि मैंने वो अब खरीदा है। जो मेरे पास पहले से मैंने ओन्ड था वो आपका क्या कहलाता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये बहुत बड़ा दोनों चीजों में डिफरेंस है। हम कहते हैं तो हमारा ही तो है, नहीं, जो ऑलरेडी मैं ओन करता हूं, मैं कहता हूं मैं जगह ओन करता हूं पहले से ही, मैंने इसको अपने काम में लगा लिया, तो ये क्या होगी सेल्फ ओन इनपुट, तो इनका भी तो खर्चा है कुछ ना कुछ। तो इनमें आपको क्लियर होना है कि सेल्फ ओन्ड कौन से होते हैं, जो पहले से हमारे पास है, ये इसको हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड इनपुट। ये तो नहीं मेरे अपने, तो उनका कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो है ना उसको कुछ ना कुछ। क्लियर होगा मीनिंग। फिर और वो कहते हैं कि इसमें क्या होता है, ये हम कैसे एस्टिमेट करेंगे, जो हम अपने सिर पे या तो कोई उधार लेंगे या कैश की पेमेंट करेंगे, उसी से वैल्यू होगा कितना आप कॉस्ट आपकी है ये। बाय कैश पेमेंट्स, ये कैसे हम वैल्यू करते हैं, टू द अदर प्रोड्यूसर, जो इसको बनाते होंगे मैं उनको पे करके आया हूं, है ना, वो क्या हो गया आपका अदर प्रोड्यूसर्स हो गया, आपको उनको जो पैसा पे किया है उससे मुझे पता लग जाएगा मैंने कितना खर्चा किया है इसके ऊपर आपका। तो ये कैश एज वेल क्रेडिट दोनों हो सकता है, वो खर्चा तो हमारा दोनों ही है ना। उधार का मतलब ये तो नहीं है कि भी हम उसको पैसा देंगे नहीं, पैसा देना ही है उसको आपको, है ना। और इम्प्लिसिट में हम कैसे काउंट करते हैं, कि हम देखेंगे कि उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, उस हिसाब से यहां पे हम क्या करेंगे, बाय चेकिंग मार्केट वैल्यू ऑफ सेल्फ ओन्ड इनपुट्स, जो मेरे पास है मैं उनकी आज की वैल्यू देख लूंगा, यार मार्केट में कितने की है। मैं कहूँ मार्कर है, बोर्ड जी 2500 रुपए का आ रहा है, तो 2500 मैंने उसकी वैल्यू लगा ली कि मैंने अपने 2500 कॉस्ट लगा रखी है इसके अंदर। लैंड है, लैंड की वैल्यू 40 लाख है, 40 लाख की लैंड लगा दी हमने, तो ये क्या होगी आपकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से। यहाँ तो हम पेमेंट कर रहे हैं उसे काउंट कर रहे हैं, और यहाँ पे तो ऑलरेडी जो हमारे पास है उसकी मार्केट वैल्यू चेक करेंगे कितनी वैल्यू आपकी है, तो उस समय पता लग जाएगी इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद बस लास्ट यही एग्जाम्पल के द्वारा बात करें, इनमें खर्चा कैसे आ गया, वेजेस पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो किसी को, है ना, तो वो क्या है आपकी कॉस्ट एक्सप्लिसिट। एंड हम कहें कि भी आपका, अगर मैं बात कहूँ कि बिल्डिंग की क्या वैल्यू ऑलरेडी, उसका क्या मार्केट में रेंट होता, अगर मैं यहाँ काम ना करता मेरे को रेंट पे चढ़ा देता, वो भी तो मेरे को खर्चा ही पड़ रहा है,
कि नहीं कि मैंने अपना काम कर लिया रेंट लेने के बजाय उसमें, तो हम चेक करेंगे आपकी उसकी इम्प्यूटेड रेंट, उसको क्या बोलते हैं, इम्प्यूटेड रेंट। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ द बिल्डिंग, या सिंपल वही ऊपर हम लिखा मार्केट वैल्यू, उसके हिसाब से चेक कर सकते हैं कि हमें कितना खर्चा पड़ रहा है उस चीज का आपका। यहाँ पे क्या आ गया आपकी वेजेस एंड सैलरीज, या जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो। क्लियर है? ये पहला हमारा छोटा टॉपिक है, कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, और हमारी जो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, नोट कर लो पहले। अब अगर हम इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट को प्लस कर दें दोनों को, मतलब बेसिकली, तो वो किसके बराबर बनेगा, टोटल कॉस्ट के। अगर आपको मतलब न्यूमेरिकल आता है कि छोटा एमसीक्यू में किसी में कि भाई अगर दोनों खर्चों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा, कि कुछ खर्चा हम बाहर वालों को पे कर रहे हैं, कुछ मेरी अपनी चीजों पे खर्चा हो रहा है, तो दोनों का मिला के आपका क्या निकलता है, टोटल कॉस्ट निकलती है। क्लियर है? अब ऐसे इन्होंने कुछ और बताया आपको, कुछ होती है आपकी सेलिंग कॉस्ट, तो उसी हिसाब से सेलिंग प्लस प्रोडक्शन या प्रोड्यूसिंग कॉस्ट को मिला के टोटल कॉस्ट निकलेगी। आप लोग अकाउंट्स भी पढ़ते हो, उसमें भी यही आता है ना, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट मिला के आपका क्या निकलता है, टोटल कॉस्ट की टोटल खर्चा कितना हुआ। जिसमें हम अगर हम बात करें फाइनल अकाउंट की, जो ट्रेडिंग में से पहले सारे खर्चे हटाते हैं बनाने के, फिर हम उसमें से हटाते हैं कौन से खर्चे आपके बेचने के या एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे, तब जाके नेट प्रॉफिट निकलता है। तो वही सेम चीज यहाँ कह रहा है, सेलिंग और प्रोडक्शन के मिला के आपकी क्या बनती है, टोटल कॉस्ट बनती है। और आगे इसको डिफाइन करें कि हमारे छोटे टाइम में कॉस्ट कौन कौन सी होती है। मैंने आपको बताया कि कंसेप्ट कैसा है, शॉर्ट रन कंसेप्ट है। कौन सा? शॉर्ट रन, मतलब छोटे टाइम। छोटे टाइम में हमारे पिछले चैप्टर में भी पढ़ा आपने, हमारे कुछ फैक्टर्स फिक्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। अंडर शॉर्ट रन या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसे होते हैं, कुछ आपके फिक्स्ड है एंड कुछ हमारे क्या है, वेरिएबल है। ठीक है? जो फिक्स फैक्टर पे खर्चा लग रहा है उनको हम क्या कहेंगे, फिक्स कॉस्ट, और जो वेरिएबल पे खर्चा हो रहा है उसको क्या कहेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, है ना। और शॉर्ट में इसको हम क्या बोलते हैं, एफसी, और ये क्या हो गया, वीसी, है ना, वेरिएबल कॉस्ट आपकी। और इन दोनों को मिला के हमारी क्या बनेगी, टोटल कॉस्ट, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, आपका टीसी, है ना। तो अभी मैंने कहा कि कुछ फैक्टर्स आपके ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं होते। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कहें कि मैं काम करूं या ना करूं, बिल्डिंग का रेंट है वो तो पे करना ही पड़ेगा, अगर मैंने रेंट पे लिया तो वो कोई मुझे ये तो नहीं कहेगा कि आप काम नहीं कर रहे तो रेंट ना पे करो। तो ये तो खर्चा कैसा है, चाहे मैं कुछ काम प्रोडक्शन करूं या ना करूं, चाहे मेरा आउटपुट 0 हो चाहे मैक्सिमम हो, मेरा खर्चा क्या रहेगा, सेम या चेंज होगा, सेम ही रहेगा। इट मीन्स ये वाली कौन सा खर्चा है, विच रिमेन सेम, या हम कह सकते हैं कि इट डू नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। क्यू मीन आउटपुट, कि अगर आपके आउटपुट में चेंज आता है तो उसमें खर्चे में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे 0 बनाओ, चाहे 100 बनाओ, चाहे 1000 बनाओ, ये खर्चा आपको उतना ही रहेगा। ये तो नहीं कहेगा आपको लैंडलॉर्ड किया, आपने ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो मुझे ज्यादा रेंट दो, है ना, ये तो खर्चा उतना रहेगा। बट दूसरी तरफ जो वेरिएबल कॉस्ट कैसी है, विच चेंज विद द चेंज इन आउटपुट, जैसे जैसे आपके आउटपुट में चेंज आएगा वैसे वैसे खर्चे में भी चेंज आएगा। लेबर है, काम पे पहले 2 बंदे यूज कर रहा था, अब ज्यादा काम कर रहा हूं तो 4 भी लगता है, तो 4 का खर्चा क्या होगा, बढ़ जाएगा आपका। इट मींस ये खर्चा क्या होता है, आउटपुट बढ़ाओगे तो खर्चा भी क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। अगर आउटपुट कम करोगे तो खर्चा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ये चेंज होता है विद द चेंज इन आउटपुट। और दूसरी बात, क्या अगर आपका कुछ नहीं बना रहे तो क्या आप खर्चा पे करोगे इसका वेरिएबल का कोई, अगर आप 0 लेवल ऑफ आउटपुट है, कुछ नहीं बना रहे, तो इसका खर्चा क्या होगा आपका, 0 होगा आपका। क्लियर है? तो अब इसको हम टेबल की फॉर्म में समझते हैं कैसे होगा, कि सपोज हमारी ये क्वांटिटी है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब मैंने आपको कहा फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, चाहे आप 0 बनाओ, चाहे 5 बनाओ, चाहे 10 बनाओ, है ना। इट मीन एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 10 है, तो ये हर एक पे क्या होगी, 10 ही होगी। और दूसरी तरफ आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 0 पे क्या होती है,
जीरो होती है। अब जैसे जैसे आउटपुट बनना शुरू हुआ, इसका खर्चा भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अब ये तो नहीं है कि भी काम है नहीं, इसको छोड़ के मशीनों को छोड़ के बैठे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। जैसे जैसे काम करेंगे उतना ज्यादा यूज होगा, उतना ज्यादा बिल आएगा आपका, है ना। तो इसमें एग्जाम्पल जैसे हम कहेंगे कि पहले मान लो 5 हो गई, ठीक है, 10 हो गई, 15 हो गई, 20 हो गई, 25 हो गई, है ना। वो क्या हो गई, बढ़ती जा रही है विद द चेंज इन द आउटपुट आपकी। उसके बाद अब मैंने बताया ये कैसे बनता है, इन दोनों के टोटल से। तो यहाँ पे देखो टोटल कॉस्ट क्या हुआ, इन दोनों को प्लस करके ही आया। इसका मतलब है कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है और टोटल कॉस्ट दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल। जीरो लेवल पे फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट क्या है, इक्वल है। ये आपको काम आएगा न्यूमेरिकल में। वहां पे कई बार क्या दे देते हैं, आपको बोल देंगे टोटल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट निकाल के दिखाओ, तो आपको इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ऐसे ही होगा। ये आपका टोटल कॉस्ट आ गया। अगर इनके मैं डायग्राम्स की बात करूं, फिक्स्ड कॉस्ट आपका क्या सेम है, तो कैसा रहेगा, पैरेलल, चेंज ही नहीं होता ये तो आपका, है ना। बट जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कहां से शुरू होता है, यहां से, जीरो से। तो वो कैसे शुरू होगा, ऐसे, क्योंकि वो चेंज होके बढ़ता है, इसलिए उसका डायग्राम कैसा, थोड़ा ऐसा, है ना, सांप जैसा था। उसके बाद इन दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है, टोटल कॉस्ट। तो ये भी कहां से शुरू होगा, यहां से 10 से ही, तो ये भी ऐसे बनता है आपका। क्लियर है। अब इनको चाहे अगर आपको अलग अलग एक्सप्लेन करोगे तो डायग्राम अलग अलग बना दो, अगर आपसे इकट्ठा क्वेश्चन आता है तो आप उनको ऐसे बना सकते हो, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ डायग्राम। इकोनॉमिक्स में फिर समझाता हूँ कि भी आपके पास एग्जाम्पल दे सकते हो आप क्वेश्चंस में, ठीक है। एंड अगर आपके पास क्वेश्चन समझाने के लिए टेबल एंड डायग्राम है, चाहे क्वेश्चन 3 नंबर का है, 4 का है या 6 का है, आपको टेबल डायग्राम बनाना है, उसको एक्सप्लेन भी करना है, तो नंबर ऑटोमेटिकली आपके अचीव हो जाएंगे। आपको लेंथ खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेंथ इससे ऑलरेडी आपकी ऑटोमेटिकली बन जाएगी, ठीक है जी। टेबल डायग्राम अच्छे से बना दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका कवर अप हो जाएगा सारा। और इनकी 4 लाइन लिख दी आपने कि कैसे, कि जीरो लेवल पे फिक्स कॉस्ट और दोनों क्या होती है, इक्वल होती है जी। ये आपका क्या रहता है, हर लेवल पे सेम रहता है, ये इंक्रीज करता है इंक्रीज होने पे, और इन दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है, टोटल कॉस्ट बनता है। दिस इज एक्सप्लेनेशन, इसमें क्या मुश्किल है, कुछ नहीं है। बुक की लैंग्वेज आपको रटने की जरूरत नहीं है, जो है आप इसमें से डायरेक्टली कर सकते हो, नोट कर लो इसको फटाफट। इसमें जो कॉस्ट आती है आपकी, दैट इज एवरेज कॉस्ट। इसको शॉर्ट में हम एसी या एटीसी भी कहते हैं, मींस एवरेज टोटल कॉस्ट। अब एवरेज टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट, क्योंकि पर आउटपुट पे कितना खर्चा बढ़ रहा है उसको बोलते हैं हमारा एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट का नॉर्मल फॉर्मूला क्या है आपका, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, तो उससे हमारी क्या निकल जाता है, एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा। या इसके एक और फॉर्मूला है, लाइक एज टीसी कैसे बनता है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल को मिला के बनता है ना। तो उसी प्रकार से एक होती है आपकी एएफसी, इसका मतलब होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एंड एक होती है हमारी एवीसी, जिसका मतलब होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। यह है आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, है ना। अब अगर इन दोनों को मिला के टोटल कॉस्ट बन सकता है, तो क्या इन दोनों के एवरेज को मिला के इसका एवरेज नहीं बन सकता, एसी या इसको एटीसी कहते हैं। तो ये इसलिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया क्योंकि आपको फिर वही बात बता रहा हूं कि न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं, वो आपको एक चीज निकालने को दे देंगे, ठीक है, तो उनमें काम आता है आपका ये, ठीक है। ये तो हो गया फॉर्मूला के हिसाब से कि एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट का एवरेज, कि पर आउटपुट हमें कितना खर्चा पड़ रहा है फिक्स का। ऐसे होता है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, कि हमें वेरिएबल कॉस्ट की एवरेज क्या पड़ रही है पर आउटपुट। एंड ऐसे होता है आपका एवरेज कॉस्ट की टोटल कॉस्ट, मतलब या नॉर्मली कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। इसका नॉर्मल आपकी डेफिनेशन ये है, क्या कहते हैं इसको, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, कि कितना खर्चा पड़ रहा है आपको एक आउटपुट के पीछे एवरेजली, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि यार एक पेन मुझे 10 रुपए का पड़ रहा है, तो वो क्या है आपका एवरेज कॉस्ट है। मुझे ये निकालना हो कि एक पेन पे मुझे फिक्स कॉस्ट कितनी पड़ रही है एवरेजली, तो वो आपकी हो जाएगी एएफसी। अगर मुझे निकालना हो वेरिएबल कॉस्ट कितना पड़ रहा है एवरेज,
तो वो क्या बन जाएगा आपका एबीसी। क्लियर है यहाँ तक? तो वही इसमें आपका कुछ डायग्राम्स इसके हैं, इकट्ठा डायग्राम दिखा रहा हूं। ये आपका होता है एएफसी, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इट इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है क्योंकि ये कर्व कैसी है, गिरती रहेगी। कारण क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहती है, हर लेवल पे सेम रहती है, और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा उसका जो पर यूनिट खर्चा है वो क्या होएगा, गिरता जाएगा आपका। इसलिए वो क्या होता है आपका, गिरता रहता है ऐसे। पर इसका मतलब ये नहीं है जीरो है, कभी भी जीरो नहीं हो सकती आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है। एंड ऐसी आती है आपकी एवीसी। एवीसी आपकी थोड़ी सी ऐसे बनती है, थोड़ी फ्लैटर सी बनती है, यू शेप आपकी। ठीक है। एंड एक आती है आपकी कौन सी, एसी, वो इन दोनों से अबव बनती है क्योंकि वो इन दोनों का क्या है, मिक्सचर है, इन दोनों को मिला के बनती है, इसलिए ये इनसे ऊपर बनती है आपकी। ठीक है जी। ये इनका क्या काइंड ऑफ रिलेशनशिप भी है आपका, क्वेश्चन काफी आता है कि एसी, एएफसी और एवीसी में क्या रिलेशन है आपका। ठीक है। तो यही है, एएफसी कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है, गिरता रहेगा क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट सेम होती है, इसलिए जैसे जैसे इंक्रीज होगा आउटपुट में उसका खर्चा आपका मिनिमम होता रहेगा। बट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे होती है, स्टार्टिंग में तो गिरती है। क्या होती है, स्टार्टिंग में गिरती है क्योंकि जब नया नया आप अपने फैक्टर्स को कंबाइन करते हो तो हमारा आउटपुट ज्यादा निकलता है, तो खर्चा हमारा कम होता है। बट आफ्टर अ सर्टेन लेवल आपका खर्चा रुक जाएगा आके। लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन चैप्टर पढ़ा था हमने, उसमें क्या था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। एक फैक्टर फिक्स्ड है, एक फैक्टर क्या है आपका, वेरिएबल है। अगर आप वेरिएबल बढ़ाते रहोगे तो कुछ तो स्टेज आएगी जहां आके वो रुक जाएगा आपका, तो वो स्टेज होती है ये वाली। सेम कंडीशन एसी में भी हुई है। ठीक है। तो रुक जाता है। अब मैंने वहां पे क्या हो गया, प्रोडक्शन मैक्सिमम हो गई, रुक गई। उसके बाद अगर मैं फैक्टर लगाऊंगा तो क्या होगा, लॉस होगा। हम क्या करते हैं, उसमें आपका खर्चा बढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ हम ऐसे इनपुट्स ढूंढते हैं ताकि जिससे हमारा फिर से आपका क्या हो, हमारी प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हो आपकी। क्लियर है? तो अब प्रोडक्शन बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन बढ़ रही है, इसका मतलब मैं ग्रो कर रहा हूँ, तो इसलिए क्या होता है, फिर से वो आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो गिरती क्यों है, यू शेप, क्या कारण क्या है आपका, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कोई, वाई इज एसी या एबीसी यू शेप्ड, तो यू शेप्ड होने का कारण क्या है, ड्यू टू लॉ ऑफ कौन सा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। और ये लॉ ये कहता है कि एज वी कंबाइन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर विद द फिक्स्ड फैक्टर, अ स्टेज मस्ट कम, जब आपका जो प्रोडक्शन है वो क्या होगा, आपका गिरना शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है। तो वहां पे यही है कि क्या होता है, धीरे धीरे हम उसकी सारी उसकी यूटिलाइजेशन पूरी कर रहे हैं, है ना, फैक्टर की। एक लेबर मतलब सॉरी एक लैंड पे 10 लेबर काम कर सकते, 10 काम कर रही है, अगर मैं 11वां लगाऊंगा तो नुकसान होगा। अब उसकी कैपेसिटी पूरी हो गई, उसका जो कॉम्बिनेशन है वो पूरा हो गया, एक लैंड 10 लेबर का। अब इसके अलावा मुझे काम करना है तो मुझे उसका कोई ना कोई सोल्यूशन और ढूंढना पड़ेगा काम करने के लिए, और अगर नहीं ढूंढूंगा तो मेरा प्रोडक्शन और रुक जाएगा, इसलिए मेरी ग्रोथ रेट क्या होगी, रुक जाएगी। तो ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, खर्चा हम इंक्रीज करते हैं ताकि फिर से हमारा ग्रोथ आपकी बढ़ सके आपकी। दैट इज वाई वो आपकी क्या बनती है, यू शेप। क्लियर हो गया? टेबल बनाने की आई थिंक जरूरत तो नहीं है, टेबल में वही बनेगा आपका, मैं लिख के दे देता हूँ, क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल, इनकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, एसी, एफसी की हेल्प से निकालेंगे एएफसी, एंड इसकी हेल्प से निकालेंगे एबीसी। तो ये टेबल होगा। ठीक है जी, नोट कर लो फटाफट। लास्ट कॉस्ट आती है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। पहले भी पढ़ा आपने इसको अलग अलग नाम से, एमपी, एमयू, है ना, वही सेम चीज है आपकी। मार्जिनल का मतलब होता है कि डिफरेंस, या इसको हम ग्रोथ रेट भी कह सकते हैं कि चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। एक एक्स्ट्रा आउटपुट जनरेट करने की वजह से जो आपके टोटल में जो चेंज आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, आपका मार्जिन कहते हैं, कि क्या मार्जिन आ, क्या डिफरेंस आ गया आपका। तो फॉर्मूला इसका MC इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1, मतलब कि करंट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू माइनस कर दोगे तो डिफरेंस आ जाएगा, निकल जाएगा, है ना। तो या एक और फॉर्मूला है इसका, चेंज इन TC अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। एक और चीज से निकल सकता है ये, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट ओवर चेंज इन क्वांटिटी। अब वेरिएबल कॉस्ट के कैसे बराबर हो गया, क्योंकि एफसी तो चेंज ही नहीं होता आपका,
जो चेंज आता किसकी वजह से, वेरिएबल की वजह से, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट के मार्जिन से भी हम क्या निकाल सकते हैं, एमसी निकाल सकते हैं उसके डिफरेंस से भी। तो उसी से हम एमसी से मतलब अगर अगर माइक्रो क्वेश्चन आ जाए कि एमसी दिया हो तो टीसी कैलकुलेट कर सकते हो आप। अगर मुझे मार्जिन पता है तो उसको प्लस करके दोबारा मैं टोटल कॉस्ट भी निकाल सकता हूँ कि नहीं, और ऐसी आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी निकल सकती है। क्लियर। तो इसमें भी वही है आपका क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट, एफसी, वीसी और एमसी। जो पूरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है उसमें आपको एसी, एएफसी, एवीसी सारा कुछ निकालने को बोल देते हैं। भाई इतना बड़ा देते ही नहीं है क्योंकि अब आजकल क्वेश्चन जो होता है 6 नंबर का आता है, बट आपके स्कूल के हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। 11 में कोई प्रोसीजर तो है नहीं कि 8 का डालना है, 10 का डालना है ना। तो ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। इसमें जितने भी आपने चीजें की निकालने में आपस में, ये सारे फॉर्मूलाज आपस में क्या इंटरलेटेड आते हैं, तो इसका न्यूमेरिकल आपको आ सकता है। क्लियर। तो इसका अगर हम बात करें कर्व की, तो कर्व इसकी भी कैसी होती है आपकी, यू शेप ही होती है, थोड़ा सा फ्लैटर होता है, ठीक है, यू शेप इसका आपका। क्लियर। अब इसमें ना एक चीज आपकी और आती है जो आपको आ सकता है, रिलेशनशिप आपने ऑलरेडी पहले प्रोडक्शन में भी पढ़ा है, उसमें भी आपने पढ़ा है, यूटिलिटी वाले चैप्टर में भी, कि रिलेशन बिटवीन टीसीएमसी एंड रिलेशन बिटवीन एसीएमसी। उसमें क्या आता है, एआरएम आपका एपी और एमपी का, उसमें आता है टीयू और एमयू का आता है। तो काइंड ऑफ सेम रिलेशनशिप है आपका। तो पहला हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन एसी एंड एमसी। ये क्वेश्चन आपको 3 से 4 नंबर का आएगा, कई स्कूल में 6 का भी आ सकता है। 6 में आएगा तो टेबल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन। छोटे में आएगा तो एक्सप्लेनेशन और टेबल या डायग्राम, दोनों में से एक चीज, ठीक है। 3 या 4 नंबर का आता है। तो रिलेशनशिप क्या है उसको सबसे अच्छा समझाने के लिए पहले यहाँ उसकी डायग्राम बना दो। डायग्राम से आपको खुद को पता लग जाएगा। ये एसी होता है, ये आपका एमसी होता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, है ना, यही होता है आपका। अब पहला चीज ये है कि बोथ एसी एंड एमसी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम, किससे निकलते हैं, टोटल कॉस्ट से। पहला रिलेशनशिप ये हो गया। इसमें आप इनका एग्जांपल दे सकते हो कि एसी क्या होता है, टीसी अपॉन क्यू, एंड एमसी क्या होता है, डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू। पहला रिलेशनशिप। दूसरी चीज, व्हेन एसी फॉल्स, जब एसी गिरता है, देन एमसी फॉल्स ग्रेटर देन एसी। हर चीज में आगे रहता है। अभी गिर रहा है देखो ध्यान से, तो ये से ज्यादा फॉल हो गया आपका, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, एमसी छोटा होता है और एसी बड़ा होता है। इसका अगला रिलेशनशिप इसमें आता है व्हेन एसी राइज, जब एसी राइज होना शुरू होता है, यहां पे भी आगे रहता है एमसी राइज मोर देन एसी। देख सकते हो आप, है ना, उससे ज्यादा बढ़ गया आपका। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एमसी बड़ा है किससे, एसी से। फिर एक रिलेशनशिप, एमसी एसी को उसके लोएस्ट पॉइंट पे कट करता है, कहां पे, जहां सबसे मिनिमम होगा आपका एवरेज कॉस्ट आपका। एमसी कट्स एसी एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। क्लियर है। और वहां पे दोनों एमसी और एसी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं आपके। क्लियर है। टेबल आई थिंक आप बना सकते हो, है ना, उसमें क्वांटिटी दिखानी है, टोटल कॉस्ट दिखानी है, और टोटल कॉस्ट से ही आपका एमसी निकल जाएगा, उसी से ही आपका एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है। एक छोटा रिलेशनशिप इसी में करा देता हूं आपको, और कौन सा लास्ट हमारा, टीसी एंड एमसी का। टीसी हमारा कैसे होता है, ऐसे टोटल कॉस्ट थोड़ी ऐसे फ्लैटर होती है, ठीक है। ये दोनों की कॉस्ट आपकी है,
जब तक आपका टोटल कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ता है, एम से गिरता रहता है आपका, क्योंकि मार्जिन स्टार्टिंग में क्या होता है, आउटपुट ज्यादा आता है, खर्चा हमारा कम होता रहता है। बट जैसे हम थोड़ा खर्चा इंक्रीज करते हैं, वो इंक्रीज होता है तो टीसी आपका अच्छे रेट से क्या करता है, इंक्रीज करता है। टीसी डिमिनिशिंग होगा तो टीसी बढ़ेगा किस पे, डिमिनिशिंग रेट पे। अगर एमसी आपका राइजिंग होगा ये, तो टीसी राइज करेगा इंक्रीजिंग रेट पे। एंड वही एमसी अपने लोएस्ट पॉइंट पे अगर जब आ जाएगा तो टीसी वहां पे इंक्रीज करना बंद कर देता है डिक्रीजिंग रेट। मैं बताया ना आपको, जब तक ये गिरता है तब तक टीसी बढ़ रहा है किस पे, डिक्रीजिंग रेट पे। मतलब उसका जो ग्रोथ है वो क्या है, कम है बढ़ने का आपका। बट जैसे कि अपने लोएस्ट पॉइंट पहुंचा, इसके बाद टीसी आपका बढ़ता है किससे, इंक्रीजिंग रेट से। तो ये इसका छोटा सा रिलेशनशिप आपका है। पहला यही, एमसी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम टीसी, और क्या फॉर्मूला होता है एमसी का, चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। दूसरा आपका आता है व्हेन एमसी फॉल्स या डिक्रीज, टीसी इंक्रीज एट किस पे, डिक्रीजिंग रेट पे। मैं यहां समझाने के लिए इसको एरोज या दिखा रहा हूं, आपने पूरा लिखना है एग्जाम, ठीक है। तीसरी चीज, व्हेन एमसी रीच लोएस्ट पॉइंट, जो आप यहां देख सकते हो, जो लोएस्ट पॉइंट पे ये आ गया यहां पे, इस यहां पे आपका देन टीसी स्टॉप्स इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। तो डिक्रीजिंग रेट पे वो बढ़ना बंद हो जाएगा यहां पे आपका। आफ्टर दैट पॉइंट, इसके बाद क्या होगा, एमसी आपका राइज होना शुरू होता है। एमसी राइज होगा एज टीसी भी राइज करेगा किस पे, राइजिंग रेट पे। मतलब अच्छे रेट से इंक्रीज करेगा आपका। क्लियर है। तो ये आपका इसमें यहाँ चैप्टर कवर अप हो जाता है मोस्टली सारा का सारा आपका, कि क्या एमसी एसी एमसी का रिलेशनशिप क्या है। ये मोस्टली ज्यादातर एसी एमसी का रिलेशनशिप आता है इसमें, ठीक है। दूसरा आपका टीसी एमसी का क्या रिलेशनशिप है, मैंने बार बार बता रहा हूँ, टेबल डायग्राम कंपलसरी आपके हैं एंड उसकी एक्सप्लेनेशन भी है आपकी। क्लियर है। बाकी न्यूमेरिकल इसके हैं आपके, ठीक है। न्यूमेरिकल तो इन्हीं से ही न्यूमेरिकल आपके जनरेट होते हैं आपके, कोई अलग से नहीं है आपका। तो ये अच्छा प्रैक्टिकल पढ़ोगे तो प्रैक्टिकल ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। फिर आपका है एसी एबीसी एएफसी और एमसी का, वो मैं उसमें दिखा दूंगा वीडियो में, ठीक है, कि क्या डायग्राम आता है आपका। ठीक है, चैप्टर ओवर है यहाँ पे, चैप्टर कॉस्ट आपका। क्लियर।